गांव था नीलावाया, जहाँ पहली बार मतदान होना था। हमारे ऊपर नक्सलियों ने घात लगा के हमला किया छिप के। उसमें दूरदर्शन का कैमरामैन जो था जुलन साहू, वो शहीद हो गए। साथ में 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए। हम लोगों ने फायर, हम लोग 15-20 की संख्या में थे, माओवादी करीब 100 से ऊपर थे। करीब 1 घंटे की फायरिंग हुई, हिम्मत के साथ हम लोग लड़े। आमने सामने काफ़ी गोलियां आसपास से निकली, लेकिन हिम्मत से हम लड़े तो हम 15 लोग जो है वो 100 लोगों को भगा पाए। लेकिन तब भी अपने सामने शहीद लोगों को लेके आना कहीं ना कहीं बहुत पेनफुल होता है। लेकिन फिर ऐसा ही है कि जब आप युद्ध में हैं तो आप कोलैटरल डैमेज से नहीं डर सकते, आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं सोशल मीडिया के बहुत ही मशहूर एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव सर। बात करें इनकी पढ़ाई की तो इन्होंने अपना MBBS गोवा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करा। MD के लिए इन्होंने एम्स दिल्ली से साइकोलॉजी से साइकेट्रिस्ट इन्होंने डिग्री ली और उसके बाद 2013 में इन्होंने UPSC सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी और उसमें उत्तीर्ण होकर छत्तीसगढ़ काडर को 2013 में ही इन्होंने ज्वाइन किया। And as usual, THS Hustlers will bring something new, something different, and something special through a one-on-one podcast in this YouTube channel. So मैं स्वागत करना चाहूंगा अभिषेक पल्लव सर का हसलर्स शो पे। थैंक यू। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक बताया। Okay, so please tell us a bit about yourself, your education, and how you come from your आप एक MBBS आपने करा, MD करा आपने, एंड फिर एक सडन जंप जो आपकी UPSC सिविल सर्विसेज की ओर हो गई। तो प्लीज एक्सप्लेन अबाउट दिस टू आवर ऑडियंस। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक पल्लव है। मेरे पापा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे, इंजीनियर थे। तो अलग अलग शहरों में मेरी पढ़ाई हुई। केंद्रीय विद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई है। केंद्रीय विद्यालय रामगढ़, रांची झारखंड से शुरू होकर सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, पुणे महाराष्ट्र, ग्वालियर, दिल्ली, और फिर फाइनली गोवा से मैंने 10th और 12th किया। उसके बाद फिर CBSE PMT के थ्रू मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा ज्वाइन किया। वहाँ MBBS करने के बाद मैंने एम्स दिल्ली से MD सेक्रेटरी 2006-2009 में कंप्लीट किया। सर आपने इंजीनियरिंग के लिए मतलब आपका मैथ्स एंड बायोलॉजी दोनों स्ट्रीम था, तो आप मैथ्स में इंजीनियरिंग में भी जा सकते थे क्योंकि आपके घर से ऑलरेडी आपके पिताजी जो थे वो इंजीनियरिंग, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे। तो आपके पिताजी ने आपको कभी फोर्स नहीं करा कि बेटा आप इंजीनियर बन जाओ? इंजीनियरिंग, मेरे पापा इंजीनियर थे, मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट भी था। मैंने IIT और CBSE PMT दोनों दिया है, दोनों जगह सिलेक्शन हुआ था मेरा। लेकिन शुरू से थोड़ा सा रुझान भी था कि दुनिया को कुछ ठीक करने की कोशिश करूं, लोगों को समझूं, लोगों के दुख दर्द को थोड़ा कम करने की कोशिश करूं। मेडिकल काफ़ी अच्छा प्रोफेशन था, उसको देख के फिर मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया मेडिकल कॉलेज में और 10 साल लंबे टाइम मेडिकल साइंस के साथ रहा हूँ। और मेडिकल बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। अभी भी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो बड़ी उम्मीद के साथ जाते हैं। और जब मेरा खुद फ्रैक्चर हुआ था 2002 में MBBS करते समय, तब मुझे डॉक्टर्स की और नर्सेस की इम्पोर्टेंस के बारे में मालूम चला। और अब जब कोरोना आया था 2020, तो आप पूरी दुनिया ने डॉक्टर्स का, नर्सेस का, सैनिटरी वर्कर्स का, पुलिस के इम्पोर्टेंस को समझा। तो डॉक्टर्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लाइफ में, हर आदमी के लाइफ में, ऐसा कोई आदमी नहीं जो आज तक बीमार ना हुआ हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कभी निरोग रहा हो। हम कितने भी फिट रहें, कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, हम डॉक्टर से मिलते ही हैं और जब हम ठीक होते हैं तो एक बहुत ही अच्छा अनुभव फील होता है। बिल्कुल सर। आई वॉन्ट टू नो योर जर्नी फ्रॉम आप एक एस्पिरेंट से, आपके पास एक अटेम्प्ट था UPSC एग्जाम के लिए, तो एक साल में आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या थी एंड आपने अपने आप को मेंटली फोकस कैसे रखा था? कि एक साल है मेरे पास, अब नहीं निकला तो क्या होगा एंड ऑल दैट क्वेश्चंस तो होंगे ही मन में बहुत सारे। अब देखिए, UPSC जो है वो ग्रेजुएशन के बाद व्यक्ति जो है UPSC की तैयारी करता है। बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे, बहुत कम होंगे, 5-10% लोग होंगे जो शुरू से इनका एम रहता है हमें UPSC सिविल सर्विसेज ही करना है। ज्यादातर लोग ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करते समय या ग्रेजुएशन के बाद उनका मन बनता है सिविल सर्विसेज के लिए। सिविल सर्विसेज में हमारे टाइम 4 अटेम्प्ट थे जनरल में, अब 6 अटेम्प्ट हो गए। निश्चित रूप से बहुत ही रिस्की तैयारी है, अब बहुत लंबी तैयारी है, 2 साल का साइकिल है। इतना लंबा कोई एग्जाम का साइकिल नहीं है। मैंने
सीबीएसई पीएमटी दिया, आईटीजेई दिया, क्लैट दिया, कैट दिया, ये काफी सारे एग्जाम्स दिए हैं, लेकिन ये एग्जाम सबसे रिगरस और काफी लंबा प्रिपरेशन चाहिए, और इसके लिए काफी आदमी एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो यूपीएससी में बहुत ही जरूरी है। मेरे छोटा भाई था, एक कजन था, दोनों तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, तो मेरा भी मन था शुरू से, लेकिन क्योंकि मैं मेडिकल में मैं ज्वाइन कर लिया, तो मेडिकल में काफ़ी रिगरस पढ़ाई होती है। उसके बाद मेरा एमडी में एम्स में हो गया। एम्स में काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो समय नहीं मिल पा रहा था मुझे। मैंने फिर जब भी आप तैयारी शुरू करें उसके पहले बार सिलेबस देख लें। आप देखें कि हर एग्जाम के लिए कुछ इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स चाहिए होते हैं। आपको देखना पड़ेगा ये स्ट्रेंथ्स आपके अंदर हैं कि नहीं है, आप जो वीकनेस है वो कैसे दूर किया जाए। एक बार सिलेबस को देखें, पैटर्न को देखें। जैसे यूपीएससी 3 स्टेज में होता है, प्रिलिमिनरी में होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, सब्जेक्टिव एग्जाम होता है। मेंस तो आपको लिखने की हैबिट होनी चाहिए, आंसर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, नहीं है तो इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट हुआ, मॉक पेपर्स टेस्ट करने हुए, अच्छे कुछ फ्रेंड्स बनाए। जब भी कोई एग्जाम की तैयारी करें, जो लोग सक्सीड हुए हैं वैसे कुछ लोगों से बात करें, वो आपको मालूम चलेगा पैटर्न क्या है, कैसे पढ़ाई करनी है, रिसोर्स मटेरियल क्या है। हर सब्जेक्ट के लिए एक रिसोर्स मटेरियल रखें। काफी लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी इधर से पढ़ते हैं, फिर वहां से पढ़ते हैं, फिर तीसरी जगह से पढ़ते हैं, और फिर जब परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तुरंत प्रेशर में आ जाते हैं। बहुत जरूरी है कि हम एक अपना रिसोर्स अपना फिक्स करें, एक जगह से पढ़ें, कुछ नई चीज हमें मिले तो हम उसको उसी में ऐड ऑन कर लें। जो भी लोग यूपीएससी एस्पिरेंट है, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालें, डिबेट सुनने की हैबिट डालें, क्रिटिकल थिंकिंग, हर चीज के ऊपर डिस्कस करें अपने रूम पार्टनर से। बहुत जरूरी है कि लाइक माइंडेड लोगों के साथ दोस्ती करें, पॉजिटिव लोगों के साथ दोस्ती करें, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में ये भी होता है, देखता हूँ कभी आप बहुत ही नकारात्मक या व्यक्ति के साथ तैयारी आपने शुरू की, तो वो 2-3 महीने तैयारी करके वापस जॉब में चला जाता है, तो आप भी फिर वापस आपको लगता है मुझे भी छोड़ देना चाहिए। और जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा अपना आपका मेन एम है उससे फोकस्ड रहे। बहुत लोग इसमें, अब आप तैयारी कर रहे हैं, फिर आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो जॉब में हैं, जिनकी शादी हो रही है, जो कुछ, फिर आपको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर बिल्ड होता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप पीछे छूटते जा रहे हैं, आपके साथ वाले आगे निकल गए हैं। तो उन चीजों से दूर रहना चाहिए हमें। जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें अपने आप को कोशिश करनी चाहिए कि हम आउटर वर्ल्ड से खुद को थोड़ा काट पाएं, और हम फोकस मेंटेन रखें अपने, कभी भी कंपेयर नहीं करें। मैं देखता हूं कि हम आलू को गोभी से कंपेयर नहीं कर सकते, गोभी को बैगन से कंपेयर नहीं कर। हम तैयारी कर रहे होते तो हम परेशान होते हैं कि हम कॉर्पोरेट में चले जाते तो हम ऐसा कर लेते, हम गवर्नमेंट जॉब में चले जाते तो ऐसा कर लेते हम, फिर आप परेशान होते चले जाओगे। तो जब जो भी तैयारी आप जब भी करो, उस तैयारी का जो टाइम स्पैन होता है उसमें आप पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करें। हाँ, यदि अटेम्प्ट आपके पास कम है, मेरे पास एक ही अटेम्प्ट था, तो वो रिस्की ज्यादा होता है। हम जितनी जल्दी तैयारी स्टार्ट करें उतना अच्छा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपको देखना है कि आपके पास क्या रिसोर्सेज है। यदि एक अटेम्प्ट है तो आप एक अटेम्प्ट भी बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं, लेकिन आधे मन से ना करें। आधे मन से करेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, फिर रिग्रेट भी रहेगा, फिर आपको गिल्ट भी होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका हो गया, उसका हो गया। जब आप तैयारी करते हैं, मैं देखता हूँ बहुत अच्छे लोग थे जो तैयारी की जिनका नहीं हुआ, लेकिन वो अपने दूसरे स्फीयर्स में अच्छा कर रहे हैं। जब हम तैयारी से जो चीजें सीखते हैं, जो हमारे अंदर, क्योंकि आप कोई भी तैयारी करते हैं तो आपको एक नॉलेज बेस आपका बढ़ता है। आप किसी भी तरह की तैयारी करें, आप कैट की तैयारी करें या लॉ की तैयारी करें, आप यूपीएससी की तैयारी करें, आपको एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड के बारे में, इंडिया के बारे में इतनी जानकारी मिल जाती है कि आप कोई दूसरा भी इंटरव्यू देंगे, आप बैंकिंग का इंटरव्यू देंगे, आप कॉर्पोरेट का इंटरव्यू देंगे, तो आपको हमेशा एक एज रहेगा। तो तैयारी मन से करें, ज्यादा कंसिक्वेंसेस के बारे में ना सोचें। मैं देखता हूँ काफी यूथ जो है वो कंसिक्वेंसेस के बारे में सोच के परेशान रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। जब हम ग्रुप में तैयारी करते हैं, ग्रुप में ही कंपटीशन रखते हैं, उसका हो जाएगा, मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। जब किसी का हो जाता है तो उससे हम डर से बात नहीं करते बहुत दिन तक, अरे अब वो तो मजाक उड़ाएगा, वो तो मुझे क्या सोचेगा, हीन भावना से देखेगा। लेकिन जब आप उससे बात करते हैं तो हर सक्सेसफुल आदमी की एक स्टोरी होती है जो आपको कुछ ना कुछ हिंट कर देता है, कुछ ना कुछ आप सीख सकते हैं उससे। आपको सीखने की चाहत हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, कभी डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति अलग अलग है, कुछ को भगवान जल्दी, कुछ को सफलता जल्दी मिल जाती है, कुछ को समय लगता है, लेकिन
हमें वेट करना चाहिए, पेशेंस हमारे अंदर बहुत जरूरी है। यूपीएससी की तैयारी है, पेशेंस की बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ यूथ आजकल बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। लोग मुझे बोलते हैं फर आई एम फ्रस्ट्रेटेड, फर आई एम डिप्रेस, फर आई एम टॉर्न अवे, अलग अलग बातें लोग बोलते हैं। लोग हर छोटी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जो चीज हमारे लिए मुश्किल है हमें उससे दूर रहना चाहिए। मैं यूथ से भी अपील करूंगा कि वो स्टेबल चीजों में रहें। एक कोई चीज करने के पहले 10 बार सोचें, लेकिन एक बार आपने ठान लिया तो फिर बीच में ना सोचें कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो। और लोगों की बातों पे ना जाए। काफी लोग क्या है यूथ में काफी रिमार्क्स को लेके काफी सेंसिटिव होते हैं, क्रिटिकल हो जाते हैं चीजों को लेके, किसी ने कुछ बोल दिया तो। जब आप कर रहे हो तो आप अपने लिए कर रहे हो, आपको आसपास लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोच रहे होंगे, लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपको डिमोरलाइज करने वाले, गिराने वाले लोग बहुत मिलेंगे। और जब ऐसी तैयारी में आदमी काफी अकेला रहता है, काफी मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। मान लीजिए आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो रिलेटिव्स कुछ बोलेंगे, घर वाले कुछ बोल सकते हैं, फ्रेंड्स कुछ बोल सकते हैं, आसपास के लोग कुछ बोल सकते हैं, दूसरे आदमी करियर में आगे निकल सकते हैं। तो आदमी को उन सब चीजों को लेके आगे बढ़ना पड़ता है। आदमी को खुद के अंदर स्ट्रेंथ ढूंढना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। नहीं तो अब देखें काफी बच्चे जो है नशे के चक्कर में फंस जाते हैं, एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। काफी लोग जो है वो तैयारी के समय जो है उनकी स्लीप हाइजीन, उनकी डाइट हाइजीन वो काफी खराब हो जाती है। बहुत जरूरी है कि हम स्वास्थ्य का ख्याल करें। काफी बार मैं देखा है तैयारी करते हुए हम बीमार पड़ जाते हैं, लंबी बीमार। हम ठीक से पानी का ध्यान नहीं रखते, खाने का ध्यान नहीं रखते, एग्जाम से एंड समय पहले हम बीमार पड़ जाते हैं, फिर हमारी तैयारी जो है वो अफेक्ट हो जाती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम एक डिसिप्लिन वे में तैयारी करें, और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। काफी लोग कॉलेज में देखता हूँ, अरे सर हमें तो कंप्यूटर में ही काम करना है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो बस हम करने के लिए कर रहे हैं, ये चीज तो हम करने के लिए कर रहे हैं, हम पूरी जिंदगी इसी में निकाल देते हैं, करना हमें तो कुछ और, हम तो कर रहे हैं कुछ और। यदि हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो हमें कोर सब्जेक्ट्स पे हमेशा फोकस करना चाहिए। हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, टीचर्स हैं, हमें उनको, हम काफी जब हम यूथ में रहते हैं, डिनाइल फेज में रहते हैं, हम भी वैसा ही करते थे, मजाक उड़ाते थे। कभी फैकल्टी के लेट आए, मन नहीं हुआ, सुबह कॉलेज नहीं गए। जब भी हम जाते हैं तो हम केवल एक हार्ड स्किल नहीं सीखते। टीचर्स जब बातें करते हैं तो काफी सॉफ्ट स्किल्स भी सीखते हैं। हम चीजों को कैसे, हमें चीजों को दूसरों को समझाना है वो हम सीखते हैं। आप देखेंगे काफी टीचर्स की कम्युनिकेटिव स्किल्स अच्छी होती है, काफी की चीजों को नॉलेज बहुत होती है, वो समझा नहीं पाते हैं। जब हम क्लास अटेंड करते हैं तो हमें वो मालूम चलता है कि ये टीचर की क्लास बच्चे क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्या उसको बोलना चाहिए था जिससे हम बाकी बच्चे समझते। तब ये सब चीजें हम सीखते हैं। तो हम जब आगे बोलते हैं तो हम उन चीजों का ध्यान देते हैं, क्योंकि आज के दिन में पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हम काफी लोग क्लास जाते ही नहीं, कभी प्रेजेंटेशन करते ही नहीं। जब वो पहली बार इंटरव्यूज में जाते हैं तो काफी पैनिक हो जाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग भी डेवलप की जा सकती है। हम टॉपिक्स के ऊपर अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करें, अपनी ये बात रखें, उनकी बात सुने, तो इससे हमारी नॉलेज भी एनरिच होती है और हमारा एक भीड़ में अपने आप को एक्सप्रेस करने की हमारी कैपेबिलिटी भी बढ़ती है। तो बहुत जरूरी है कि हम छोटी छोटी चीजों को पिक करें। हम अपने लाइफ का हर समय बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम वेस्ट ना करें। मैं काफी लोगों को देखता हूँ अपना क्रूशियल टाइम वेस्ट करते चले जाते हैं, और जब आप टाइम वेस्ट करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर लेथार्जिसिटी आती है, आपके अंदर इनडिसिप्लिन आता है। आप ये सोचेंगे कि अभी मैं केवल 15 मिनट पढ़ रहा हूँ डेली, और जब यूपीएससी की तैयारी शुरू करूंगा तो 12 घंटे आराम से बैठ के पढ़ लूंगा, वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो आपका कंसंट्रेशन फिर जल्दी नहीं बनेगा, आप फोकस नहीं कर पाओगे। यदि आपको पढ़ने की आदत है तो आपकी रीडिंग स्पीड, एक तो राइटिंग स्पीड इंपॉर्टेंट है, मतलब रीडिंग स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको तेज पढ़ने की आदत है तो आप 1 घंटे में 5-6 पेज पढ़ लोगे, लेकिन आपको पढ़ने की आदत ही नहीं है तो आपको एक पेज खत्म करने में काफी घंटे लग जाएंगे आपको। और फिर जब आप पढ़ते हो बार बार तो आपको समझ में आता है कि आपकी स्टडी स्टाइल क्या है। हर व्यक्ति का स्टडी स्टाइल अलग होता है। कुछ लोग जो है मार्क करके पढ़ते हैं, कुछ लोग उसके ऊपर चिपकी चिपका के इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं, कुछ लोग खुद अपनी नोट मेकिंग करते हैं, कुछ लोग दूसरे के नोट से पढ़ लेते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट यू हैव डिड, लाइक आपने सेल्फ स्टडी करा था या फिर कोचिंग क्लासेस में? देखिए कोचिंग अच्छा, मैं तो सेल्फ स्टडी पे शुरू से मुझे सेल्फ स्टडी अच्छा रहा है, लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूँ कि
जो टॉपिक हर आदमी का इंडिविजुअल स्टाइल होता है। यदि आपको लगता है कोई चीज आप पढ़ के समझ पा रहे हो तो खुद पढ़ना हमेशा अच्छा रहता है। लेकिन मान लीजिए जो कुछ टेक्निकल चीजें हैं या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं पहले, जैसे इकोनॉमिक्स है, अब कुछ टर्म्स का ही मुझे आइडिया नहीं था कि क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, डेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो वहां पे फिर यदि आप कोचिंग लेते हैं या किसी के साथ, मेरा छोटा भाई तैयारी कर रहा था, वो कोचिंग ले रहा था, तो मैं उससे डिस्कस कर लेता था। तो कोचिंग आज के दिन में कोचिंग के अपने इनहेरेंट एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज है कि उसमें आपका टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। आप इतने बड़े सिलेबस को 6 महीने में कंप्लीट कर देते हो कोचिंग में। यदि आप खुद करोगे तो 1800 हजारों टॉपिक्स हैं, 1000 से ऊपर टॉपिक्स हैं, आपको करने में बहुत समय लग जाएगा। दूसरा क्या है कि जब आप वहां जाते हैं, इतने सारे बच्चों को देखते हैं और बच्चों कौन कैसे पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो एक कॉम्पिटिटिव भावना आपके अंदर मेंटेन रहती है। फिर आप रेगुलर मॉक टेस्ट देते हो तो फीडबैक आपको मिलता है। लेकिन यदि आपको देखना है कि आप दिल्ली जाके रह सकते, काफी लोग बच्चे होम सिक होते हैं, वो तुरंत जाते हैं कहीं नई जगह पे, तो उसको एडजस्ट करने में बहुत समय लग जाता है। आज के टाइम में ऑनलाइन कोचिंग बहुत अच्छी अवेलेबल हो गई है, ऑनलाइन ब्लॉग्स बन गए हैं, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं, काफी सारे एप्स आ गए हैं, काफी सारे एजुकेटर्स आ गए हैं उसके ऊपर, काफी आज के टाइम में इंस्टाग्राम आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, लोग अच्छे टॉपिक्स को पढ़ के नोट्स बना के उसको एक्सचेंज करते हैं। बहुत अच्छा है कि एक स्टडी ग्रुप बनाए। यदि आप जो बच्चे कोचिंग के लिए दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, जिनको लगता है कि फाइनेंशियल कारण हो सकता है, जॉब कर रहे हैं, जॉब करते हुए तैयारी करना है, काफी लोगों की शादी हो जाती है तो उनको फैमिली को भी सपोर्ट करना है, बहुत चीजें हो सकती है, फैक्टर्स हो सकते हैं। आपको हमेशा देखना है कि आपके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपके स्टडी स्टाइल के लिए बेस्ट क्या है। यदि कुछ कारण ऐसे हैं कि आप बेस्ट की तरफ नहीं जा पा रहे हो तो उसके अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट्स क्या हैं, और वो आपको बहुत जल्दी ढूंढना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एंट्रेंस की तैयारी में कि जो आपके लैप्सेस हैं वो किस कारणों से है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ वीकनेस जो स्वॉट एनालिसिस है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं काफी बच्चों को देखता हूँ, अब वो मॉक एग्जाम में 100 में उनके स्कोर आ रहा है 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, नेगेटिव में भी आ रहा है कुछ लोगों के, और उनको ऐसा लगता है कि यूपीएससी के डी डे में प्रीलिम्स में जाऊंगा, भगवान का साथ मिलेगा, किस्मत जागेगी और मेरा हो जाएगा, मैं 75 पे पहुंच जाऊंगा। वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। किस्मत का रोल हमेशा है। यदि आप बाउंड्री पे है तो आधा 1 नंबर आपको ज्यादा आ सकता है, 1-2 नंबर कम आ सकता है, आप आगे जा सकते हैं, आप पीछे छूट सकते हैं, लेकिन एक लेवल ऑफ तैयारी आपको करना बहुत जरूरी है। और मैं उन बच्चों से भी कहूंगा जो नहीं कर पा रहे हैं, काफी ज्यादा पीछे हैं, उनको लगता है वो नहीं कर पाएंगे, तो यूपीएससी एंड ऑफ द लाइफ नहीं है। कोई एग्जाम, यूपीएससी छोड़ दें, आईआईटी हो जाए, मेडिकल हो जाए, कोई एंड ऑफ लाइफ नहीं है। यदि आपको लगता है ये आपके बस मुश्किल है, ज्यादा समय लग रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं कर रहा है, ये स्टडी स्टाइल आपके हिसाब से नहीं है, तो आप अल्टरनेटिव ढूंढें। बहुत लोगों को मैंने देखा है 10 साल 15 साल यूथ का वेस्ट कर देते हैं मेडिकल की तैयारी में, इंजीनियरिंग की तैयारी में, सिविल सर्विसेज की तैयारी में। काफी लोगों को मैंने देखा है उनका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने एनआईटी से किया, एनआईटी में नहीं हुआ, स्टेट के अच्छे कॉलेजेस से किया है, नॉर्मल कॉलेजेस से किया, उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा किया है। यदि आप बहुत समय अपना बर्बाद कर देते हैं एक तैयारी में, तो वो कहीं ना, और हर फेलियर आदमी को अंदर से कहीं ना कहीं कमजोर करती है। तो बहुत जरूरी है कि हम एक सही टाइम पे डिसाइड भी करें कि क्या इतना टाइम देना सही है, क्या मैं इतना कोर्स करेक्शन कर रहा हूं कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव होगा, कि ऐसा ना हो काफी चूहे की दौड़ में सब दौड़ रहे हैं, हम भी साथ में लग जाते हैं। बहुत लोग होता है क्यों यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, पर हमारे कॉलेज से 15 लोग तैयारी कर रहे हैं, वो 15 कर रहे हैं तो उसका मतलब नहीं कि आप 16वें बन जाओ, और बन भी जाओ तो आप देखो कि क्या आपका एम्बिशन उस तरफ है, आप वहां क्यों जाना चाहते हो, आप क्यों, क्या ये सिलेबस और ये स्टाइल आपके हिसाब से। काफी बच्चे मैंने देखा एमसीक्यू जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो आंसर राइटिंग उनकी अच्छी नहीं है। आंसर राइटिंग नहीं है तो डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो आप केवल ये समय देने से कुछ नहीं होगा, आपको बहुत फास्ट इवॉल्व करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है कि आप पैटर्न को समझें, इवॉल्विंग पैटर्न को। और क्योंकि लाइफ क्या है, बहुत क्रूअल है, हमें लगता है। और दूसरी बात क्या है कि जब हम यूथ के स्टेज में होते हैं तो कितना भी कह लें, हमारे अंदर एक कॉम्पैरिजन रहता ही रहता है। हमें लगता है हमारा 3 साल हो गया,
ग्रेजुएशन के बाद हम खाली, कोई पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, तो हर साल यही बताना कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। खुद को भी एक फीलिंग ऑफ ये आती है, इंफीरियोरिटी आती है। फिर घर वालों को भी झूठ बोलना पड़ता है काफी बार कि हमारा बच्चा तो जॉब में है, मालूम चला आप तैयारी ही कर रहे हो। तो फिर तुरंत ही आगे मैरिजेबल एज भी आ जाता है। तो बहुत जरूरी है कि हम हर चीजों को देखते हुए करें। किसी भी एग्जाम को और टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। और ये भी देखा है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम 10th में बहुत अच्छे थे, 12th में बहुत अच्छे थे, हम इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे थे, तो ये एग्जाम हमारा निकल ही जाएगा। हर एग्जाम अलग होता है, उसके लिए स्पेशलाइज T20 के लिए अलग स्किल्स चाहिए, वनडे इंटरनेशनल के लिए अलग चाहिए, टेस्ट के लिए अलग चाहिए। यदि हम ये सोचेंगे कि हम इस फॉर्मेट में अच्छे हैं तो ये फॉर्मेट भी हमारा अच्छा होगा। वो ज्यादातर प्लेयर जो अच्छे होते हैं वो अक्रॉस फॉर्मेट्स होते हैं। आप देखें काफी लोग होंगे जो MCQ एग्जाम में भी अच्छा करेंगे, सब्जेक्टिव में भी अच्छा करेंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं है। तो आप देखें कि, और ये भी बहुत जरूरी है कि लाइफ में आपको, आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है, आपको क्या चाहिए। कुछ व्यक्ति हो सकते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप में अच्छा करेंगे, कुछ हो सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में अच्छा करेंगे, कुछ हो सकता है बिजनेस में अच्छा करेंगे। तो अपने रिजर्व देखें कि आपकी फैमिली सपोर्ट कितनी अच्छी है, आपका पर्सनल सपोर्ट कितना, आपका पहले का बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना अच्छा है। क्योंकि एग्जाम में कूदने के पहले बहुत, क्योंकि क्या है, यूपीएससी एक लाइफस्टाइल है। एवरेज आदमी को कम से कम 2 से 3 अटेम्प्ट लगते हैं, एक साइकिल 2 साल का है। तो यदि हम 3 अटेम्प्ट भी एवरेज रखे हैं तो व्यक्ति का 4 से 5 साल निकल जाता है इस तैयारी में। बट आपने 1 साल में कर लिया। मैंने कहा देखिए, मैंने 1 वर्ष में किया तो मेरे पास कुछ एडवांटेजेस भी थे। मेरे दोनों ऑप्शनल अपना था, मेडिकल साइंस साइकोलॉजी मेरा ऑप्शनल था। मेरे साथ में भाई तैयारी कर रहे थे जिनके, हमारा स्टडी ग्रुप बहुत अच्छा था। और जैसे मैंने कहा कि एक करियर पहले से सेट था। यदि मेरा नहीं भी होता 1 अटेम्प्ट के बाद तो निश्चित रूप से एक सेटबैक रहता, एक ट्रॉमा रहता, लेकिन एक बैकअप करियर क्लियर था। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कॉम्पिटिटिवली ज्यादा था, क्योंकि ऑप्शनल के बाद मेरी तैयारी अच्छी थी, राइटिंग स्टाइल, पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि मैं साइकेट्रिस्ट था तो काउंसलिंग करना, लोगों से बातचीत करना। तो एक आपको एक बैकग्राउंड रिजर्व देखना बहुत जरूरी है। और मैंने कहा ना कि लाइफ जो है वो बिल्कुल 1-to-1 रिलेशनशिप पे नहीं चलती। हो सकता है नहीं भी हो सकता था, क्योंकि क्या होता है, हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, काफी हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छी मेहनत भी करी है और तब भी नहीं हुआ है। तो तैयारी के, लेकिन ऑप्टिमिज्म बहुत जरूरी है। जब हम तैयारी करें तो इस ऑप्टिमिज्म के साथ करें, इस तो हम सोचे नहीं। मेरा हमेशा कहना है कि आप मन बना ले पहले कि मुझे करना है कि नहीं करना है। यदि आपको लग रहा है कि मुझे करना ही है, तब आप बीच के पैसेज में आप इधर उधर का ना सोचें। यदि आप वो सोचेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे और आप फोकस नहीं कर पाएंगे। और कोई भी व्यक्ति 24 घंटा मोटिवेट नहीं रह सकता। आपका कभी ना कभी मोटिवेशन स्लैक करेगा ही करेगा। तैयारी में आप तैयारी शुरू करते हैं, आप कुछ दिन बहुत अच्छा मोटिवेशन रहता है, हम नई किताब लेते हैं, उसके 5-6 चैप्टर फटाफट पढ़ लेते हैं। 2 दिन के बाद फिर हमारा मोटिवेशन डिप होकर ऐसे हो जाता है। फिर हम किसी की बर्थडे पार्टी में निकल गए, किसी की शादी में निकल गए, कभी हम मूवी देखने निकल गए, और फिर हमारा 4-5 दिन निकल जाता है। फिर किसी ने कुछ बोला तो हमारा अचानक मोटिवेशन जागता है। तो ये जो फ्लक्चुएटिंग मोटिवेशन है, ये गड़बड़ है। हमें कुछ 2-3 स्टडी पार्टनर्स चाहिए, तो क्या होगा, हमारा मोटिवेशन जैसे ही सैक करेगा, हम देखेंगे अरे वो तो पढ़ रहा है, तो हम अपना काम से फिर हम भी पढ़ाई में लग जाएंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपका ग्रुप बहुत अच्छा हो, क्योंकि इतने बड़े कंपटीशन की आप तैयारी करेंगे, तो यदि आपका ग्रुप में निगेटिव बोलने वाले लोग रहे तो फिर आप, वो निगेटिविटी बहुत जल्दी इन्फेक्शस होती है, आपको तुरंत नुकसान कर देगी। तो बिल्कुल जोशीले लोगों के साथ एक ग्रुप बनाएं। जरूरी नहीं है कि ग्रुप वो एक ही स्ट्रीम के लोगों का हो। इवन देखा तैयारी में हम गड़बड़ क्या करते हैं कि हम इंजीनियर हैं तो हम दोस्त भी इंजीनियर ढूंढते हैं जो साथ में तैयारी करने वाला। हमारे स्ट्रेंथ भी सेम है, हमारे वीकनेस भी सेम है। यदि हमारे साथ तैयारी करने वाला कोई ह्यूमैनिटीज का बंदा है, कोई कॉमर्स का बंदा है, तो वो सब्जेक्ट जो उनके स्ट्रांग है, उससे हमें हेल्प भी मिल सकती है और हम म्यूचुअली एक दूसरे को मदद भी कर सकते हैं। तो हमें, जब हम तैयारी शुरू करते हैं, अभी यूपीएससी एक जनरलिस्ट एग्जाम है, इसके लिए तैयारी भी जनरलिस्ट चाहिए। इसमें जरूरी नहीं है कि हम अपने ही तरह के दोस्त बनाएं, एक जैसे दोस्त। तो उसमें क्या होता है कि हम कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं एक दूसरे को। तो आई जस्ट वांट टू कंक्लूड, आपने जो अभी तक कहा, एक जो एस्पिरेंट में होती है वो होती है शॉर्ट टर्म मोटिवेशन,
एंड एक लॉन्ग टर्म मोटिवेशन। बिल्कुल। ये शॉर्ट टर्म मोटिवेशन जो आती है ये मनोज तिवारी की जो 12th फेल जैसी मूवी आई थी वो देखने से आती है, बट वी नीड डिसिप्लिन ओवर दिस मोटिवेशन। तो डिसिप्लिन। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, व्हाट मतलब ये शॉर्ट टर्म मोटिवेशन वाले एस्पिरेंट के लिए व्हाट आर द पर्क्स एंड अलाउंसेस ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर और यूपीएससी? देखिए काफी लोग क्या है टीवी में मूवी देखते हैं, पुलिस की मूवी है कि वो कूद रहा है, पकड़ रहा है, उसकी पिटाई कर रहा है, एक जो सुपरमैन वाली जो इमेज रहती है। जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो प्रैक्टिकलिटीज के साथ रहते हैं, आपको कानून के अंदर रह के काम करना होता है। यदि आप पर्क्स और प्रिविलेज की बात करेंगे सिविल सर्वेंट की, तो आपको एक अच्छा घर रहता है, गाड़ी रहती है, आपको आपकी मदद करने के लिए घर में लोग रहते हैं, एक सोसाइटी में एक प्रेस्टीज रहती है, एक आपकी पब्लिक प्रेजेंस रहती है। आप जब भी सिविल सर्वेंट का नाम गूगल पे सर्च करेंगे तो काफी सारी चीजें उसके बारे में निकलेंगी। आप पब्लिक विजिबिलिटी रहती है आपकी, आपकी एक परमानेंट जॉब है, आपकी परमानेंट सैलरी है जो समय के साथ बढ़ती है, आपका पेंशन है, आपकी छुट्टियां हैं, आप स्टडी लीव लेके बाहर जाके पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में आप जा सकते हैं, आप आप अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, नए स्किल्स गेन कर सकते हैं। यदि आप पब्लिक के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, आप जो डिसीजंस लेंगे उसके आप कंसिक्वेंसेस देख सकते हैं, जो लोगों में सुधार आया है, जनता में सुधार आया है, वो आप देख सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी सर्विस है। यदि आप देखें कि यदि आप सोशल इम्पैक्ट देखें, पब्लिक में इम्पैक्ट देखें, तो काफी इम्पैक्टफुल जॉब है। ओके सर, आपने बहुत सारे मतलब इंटरव्यूज लिए हैं क्रिमिनल्स के, एंड आप खुद एक साइकेट्रिस्ट हैं, तो आई वांट टू नो कि एक चोर है, एक नक्सल है और एक मर्डरर है, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, माइंडसेट क्या होती है? वो गुस्से में आकर क्राइम कर देते हैं या फिर एक सोची समझी चाल होती है उनकी? देखिए तीनों बहुत ही अलग तरह के क्राइम्स हैं। एग्जैक्टली। जो मर्डर होता है, मर्डर कुछ तो साइकोपैथ्स होते हैं, एंटी सोशल होते हैं, इनको कोई गिल्ट नहीं होता, जो कि या तो पैसे के लिए मर्डर कर देते हैं, जो सुपारी किलिंग होती है आपकी। कुछ मर्डर जो है आवेश में आके होता है, किसी ने पत्नी को इलिसिट रिलेशनशिप में देख लिया, उसकी हत्या कर दी। कुछ लोग जो है पीयर कंपटीशन में जो है हत्या कर देते हैं, पीयर कंपटीशन में कर देते हैं। कुछ लोग जेलसी के कारण कर देते हैं, कुछ लोग जमीन विवाद के कारण, प्रॉपर्टी के कारण, जो कंपनीज के अंदर आपस में डिस्प्यूट होती है आगे बढ़ने के लिए, उसमें मर्डर कर देते हैं। तो जो मर्डर कर, एक होते हैं जो मर्डर खुद करते हैं और एक है वो करवाते हैं। काफी लोग है करवाते भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो जेलसी, आवेश, गुस्सा, उसका मिश्रण रहता है। जबकि आप चोर को देखेंगे तो या तो वो जिस उसकी अपब्रिंगिंग का एक असर होता है कि जब वो निकला है तो देखता है शुरू में वो छोटी मोटी चीज चोरी करता है, फिर धीरे धीरे करने के बड़ा चीज चोरी करने लगता है। उसको जल्दी पैसा चाहिए, उसको कम मेहनत पे पैसा चाहिए। काफी लोग मेहनत नहीं करना चाहते, काफी लोग नशे में आ जाते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। कुछ की जरूरतें इतनी बढ़ जाती है कि उसको पूर्ण करने के लिए चाहिए। जो नक्सल है वो एक कहीं ना कहीं सोच है, जो कहीं ना कहीं उनको जिससे ग्रसित किया जाता है, उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपको देश के खिलाफ लड़ना है, आपको हिंसा करनी है। तो कहीं ना कहीं तीनों अपराध में जब हम, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जब छोटा अपराध करें तब हमें कोई टोके और हम उसे वहीं पे रोकें। नहीं तो कब एक छोटा अपराधी एक बड़ा अपराधी बन जाए इसका पता नहीं चलता। मतलब कोई भी बड़ा अपराधी जन्म से नहीं होता, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके अपराध की दुनिया में घुसता है। बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा चीजें इसमें साइकोलॉजी, सोशल इम्पैक्ट का भी है। काफी लोग जो है आप देखते हैं काफी क्राउडेड जगह पे रहते हैं, उनके घर में पेरेंट्स अब्यूसिव रहते हैं, फादर अब्यूसिव रहते हैं, पेरेंट्स या रिलेटिव क्राइम में रहते हैं, उनको देख के वो क्राइम में आते हैं, बहुत जल्दी वो क्राइम में घुस जाते हैं। काफी लोग सबसे बड़ा क्राइम का बहुत बड़ा रीजन आज के दिन में नशा है। तो सभी लोग जानते हैं कि पहले अल्कोहल से लोग शुरू करते हैं, उसके बाद लोग गांजा की तरफ जाते हैं, हीरोइन, कोकेन। उससे गुस्सा बढ़ता है, उससे कंट्रोल कम होता है। और आप काफी लोग जो है अपने इंस्टाग्राम पे ये सब पे पोस्ट डालते हैं नशा करते हुए,
वो ग्लैमराइज करते हैं, लेकिन जो भी लोग ऐसे लोगों को ग्लैमराइज करते हैं, जो वो बड़े क्रिमिनल बनते हैं, तो जो ग्लैमराइज करने वाले लोगों का ही नुकसान करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम क्राइम को समझें। काफी लोग जो नॉलेज ना होने के कारण क्राइम के शिकार बन जाते हैं, जैसे साइबर फ्रॉड है, काफी लोगों को उसकी नॉलेज नहीं है, वो उसमें साइबर फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। लेकिन जरूरी है कि जो गैंग के रूप में काम करते हैं, वो डकैती वाले गैंग हो, मर्डर करने वाले गैंग हो, इनको जो है हमें पकड़ने की आवश्यकता है, इनको जेल भेजने की आवश्यकता है, सुधारने की आवश्यकता है, तभी समाज जो है आगे बढ़ पाए। ओके, आपने बोला जेल भेजने की आवश्यकता है। अब जेल के बारे में, वहाँ की कल्चर, वहाँ की एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। जेल होना, जो जेल का बेसिकली कंसेप्ट आया था वो रिफॉर्मेशन के लिए आया था कि वो बंदा जेल में जाए तो उसको रिफॉर्म करके वो एक अच्छा नागरिक बन के बाहर आए। लेकिन जेल भी क्या है, काफी ओवर क्राउडिंग रहती है, काफी लोग गलत तरीके से जेल के अंदर भी नशे की चीजें ले आते हैं। जेल के अंदर उनके वहाँ सारे क्रिमिनल्स ही हैं, तो एक छोटा क्रिमिनल कभी कभी बड़े क्रिमिनल के कांटेक्ट में आने से वो भी कुछ नई चीजों की, नए क्राइम्स के बारे में सीख लेता है। तो बहुत जरूरी है कि जेल के अंदर भी एक एजुकेटिव चीजें हो, वहाँ स्किल ट्रेनिंग प्रॉपर हो, उनके डेली हैबिट्स को देखा जाए, उनकी डिसिप्लिन लाइफ में रखा जाए। उसमें एक जगह पे बहुत लोग जमघट लगा के बैठ के इलीगल बातें ना करें, और नहीं तो फिर वो जो बाहर निकलते हैं तो उनका एक अलग एक पीयर ग्रुप बन जाता है, उनका नेटवर्क बन जाता है काफी लोगों का। तो वो मालूम चला, वो जब वो जेल गया था तो 4 लोगों की गैंग थी, जब वो बाहर निकला तो 6-7 लोगों की 2-3 मेंबर्स और ऐड हो गए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम क्रिमिनल्स की काउंसलिंग करें, उनके फैमिली को बुलाएं, उनकी काउंसलिंग करें, उनको बताएं क्राइम से क्या क्या नुकसान हो रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति को समझाने से, बताने से कभी ना कभी उसके अंदर रियलाइजेशन आता है, और जरूरी है कि हमें एक पॉजिटिव रियलाइजेशन क्रिमिनल्स के अंदर लाना है, क्योंकि जब तक हम क्राइम को कम नहीं करेंगे वो सोसाइटी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और एक हर व्यक्ति के अंदर एक हिडन एक क्रिमिनल इंस्टिंक्ट होता है। हमें अपब्रिंगिंग से, काउंसलिंग से वो जो क्रिमिनल इंस्टिंक्ट है उसको कम करना है, और जो सोशल इंस्टिंक्ट है उसको बढ़ाना है, ये जरूरी है। एग्जैक्टली। तो सर आई थिंक अब हमें राउंड 2 के लिए बढ़ना चाहिए, एंड राउंड 2 का जो मैंने नाम रखा है वो है नो योर आईपीएस अभिषेक पल्लव। सो आर यू रेडी फॉर दिस? बिल्कुल। योर फेवरेट क्रिकेटर? मैं तो फेवरेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं शुरू से, क्योंकि मैं तो उसी युग में बड़ा हुआ हूँ। अब नए युग में आपके रोहित शर्मा, धोनी आए, धोनी के बाद रोहित शर्मा है। विराट कोहली? विराट कोहली बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं, तो मैंने कहा तो लीजेंड है वो भी, लेकिन सबकी अपनी पसंद होती है। आप देखेंगे लीडरशिप स्किल्स देखेंगे तो आप धोनी के अंदर देख सकते हैं। एक जो फाइटिंग इंस्टिंक्ट आप देखेंगे वो विराट कोहली के अंदर देख सकते हैं। मतलब नेवर, विराट कोहली के अंदर जो उत्सुकता दिखती है, जो एक्साइटमेंट दिखता है, वो एक 15 से 20 साल के यूथ वाला दिखता है। तो उस क्यूरियोसिटी को उन्होंने इतने लंबे टाइम तक जिंदा रखा है, वो अपने आप में। हमें बड़े लोगों की हमेशा ऑटोबायोग्राफी, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, कुछ सीखने के लिए हमेशा रहता है। और जब भी कोई व्यक्ति सक्सेसफुल होता है तो कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट जरूर होता है उनके अंदर जो उनको सक्सेसफुल बनाता है। एग्जैक्टली। सर, वेयर डिड यू इमेजिन योरसेल्फ इन योर 80s? हैव यू एवर थिंक अबाउट दिस? मेरी हमेशा कोशिश है कि जब मैं लाइफ में जितने स्किल्स मैं सीखता जा रहा हूँ उसको हमेशा यूज करूँ। 80s में मेरी कोशिश रहेगी, जब तक भगवान ने जीवन दिया है उस स्किल का फायदा उठा के लोगों का भलाई किया जाए। क्योंकि मैं साइकियाट्रिस्ट भी हूँ, अभी भी डेली 5-10 लोग मेरी काउंसलिंग में रहते हैं। उस टाइम जो इतने सारे स्किल्स मैं सीख चुका रहूंगा तब तक, तो लोगों की काउंसलिंग करता रहूंगा। जो लोग साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं उनको गाइड करना, जिनके साथ अपराध हो रहा है, FIR नहीं करा पा रहे हैं कहीं ना कहीं, उनको नॉलेज देना, और भी सामने में जो नॉलेज की गेन होगा तो सबको इस्तेमाल करना। और क्योंकि डॉक्टर भी हूँ, डॉक्टर प्लस पुलिसमैन, भगवान ने इतना अपॉर्चुनिटी दिया है कि 80 की उम्र तक भी कुछ ना कुछ मदद लोगों की करता रहूं। यही मेरी कोशिश है। ग्रेट। ओके, योर फेवरेट डिश? मैं तो पहले तो आलू पराठा खाता था, आलू पराठा, लेकिन मैं देखिए पेट निकल गया है मेरा। तो एज के साथ उसको मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑयली फूड को। और सभी को, क्योंकि जब हम यूथ में रहते हैं तो हम डाइट डिसिप्लिन के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम अब मैंने देखा अभी जिम का क्रेज आया है, लोग जिम जा रहे हैं। लोग केवल बॉडी बना, लोगों को लगता है हम बॉडी बनाएंगे अच्छा दिखेंगे। अच्छा दिखना तो जरूरी है, लेकिन साथ में जरूरी है कि
हम हर व्यक्ति कम से कम आधा घंटा अपने शरीर को दे, जिससे कि हम फिजिकली के साथ मेंटली भी फिट रहे, क्योंकि एक्सरसाइज से एक मेंटल फिटनेस भी आती है। तो डाइट में जरूर है कि हम कुछ चीट डेज रख सकते हैं बीच में, लेकिन डाइट हम जितना सुनियोजित रखें, क्योंकि डाइट से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है लाइफ में। बिल्कुल सर। डू यू बिलीव इन घोस्ट एंड स्पिरिचुअल एनर्जी? अब ऐसी चीज है कि दुनिया में यदि बहुत लोग उसको मानते हैं तो हम उसको फिर नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरा हमेशा मानना है कोई चीज हमें यदि स्ट्रेंथ देती है, कोई चीज हमें कोई अच्छा सिखाती है, तो उसे मानने में कोई खराब नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो बिल्कुल मेरे से टकराने में सही नहीं लगता। लेकिन निश्चित रूप से मतलब काफी चीजें ऐसी होती हैं जो अभी साइंस के रिल्म में नहीं है, हो सकता है बाद में सही निकले, लेकिन काफी लोग उसको मानते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का यूज करके यदि किसी का नुकसान किया जाए वो गलत है। हमें पॉजिटिव मिल रहा है, मन की शांति मिल रही है, हमें लगता है कि ये चीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे कि लोग बोलते हैं कि हम गलत काम करेंगे, किसी का मर्डर करेंगे, किसी का नुकसान करेंगे तो घोस्ट बन के आएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी हमें गलत काम करने से रोकती हैं। तो यदि उस चीज से फायदा मिल रहा है तो अच्छी चीज है, लेकिन उसमें अपनी जिंदगी को खराब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर। डिड यू एवर फील स्कैर्ड? बिल्कुल। अब ऐसा है कि जब हम जिस मैथोलॉजी से हम आगे बढ़ते हैं, जब मुझे याद है जब मैं मिडिल कॉलेज में था तो हमारा हॉस्टल था और हमारा लाइब्रेरी जो था करीब 2-3 किलोमीटर दूर था। तो रात में हम आते थे तो यदि कुछ जानवर की भी आवाज आई, कुछ अचानक गिर भी गया तो आदमी डर ही जाता था। तो डर हमेशा है। और एक आप देखिए, आप जितने सपने देखते हैं, जब आप परेशान रहते हैं तब आप इस तरह के सपने भी देखते हैं कि ऐसा हो गया, उसने आके हमला कर दिया, कुछ हो गया। तो है कुछ सपने तो मुझे भी कभी कभी आते हैं जब आदमी परेशान रहता है। तो योर फेवरेट टीम इन IPL? मैं तो बता रहा तो क्योंकि चेन्नई धोनी फैन था हूँ और चेन्नई सुपर किंग। बिल्कुल। ओके। डू यू ईट लिट्टी चोखा, व्हिच इज बिहार का बिहार फेवरेट है, और वो भी मैंने कहा ना वो भी काफी टेस्टी है। और ये मुझे खुशी है कि जो केवल बिहार का वो फूड था वो पूरे पैन इंडिया फैल गया है। बिल्कुल। अब आप कहीं भी जाएं, आप बड़े बड़े होटल से भी जाएंगे तो लिट्टी चोखा आपको मिलेगा। उसका कहीं कहीं वेरिएशन हो गया, कहीं घी ज्यादा डालते हैं, कहीं कुछ, लेकिन मिल हर जगह रहा है। What do you do on a holiday? अब फैमिली भी है तो कभी फैमिली के साथ टाइम दे दिया, लेकिन अपना तो हॉलीडे है ही नहीं, क्योंकि पहले हम मेडिकल में था वो भी 24/7 है, अभी पुलिस में हूँ ये भी 24/7 है, और काम करने से अच्छी कोई चीज नहीं है। और इस जब आप काम करते हैं लोगों का उसमें दुख दर्द कम होता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो इससे बड़ा टॉनिक और इससे बड़ा जो मोटिवेशन कहीं से नहीं आ सकता। तो मैं तो भगवान से यही शुक्र है कि कभी हॉलिडे की आवश्यकता ना पड़े, लोगों के कार्य में लगा रहूं। व्हाट इज योर टेस्ट ऑफ म्यूजिक? मुझे ओल्ड म्यूजिक जो है वो पसंद है। किसके? मोहम्मद रफी जी के सुनता था, किशोर कुमार जी के सुनता था, अभी भी सुनता हूँ। नए म्यूजिक भी अच्छे हैं, लेकिन पुराने क्योंकि शांत और मेरे टेस्ट के हिसाब से है, तो पुराना सुनना ज्यादा पसंद करता हूँ। डिड यू लाइक, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे आपने यूथ्स को लाइक हेलमेट के लिए अवेयर करा। आपने कभी ऐसा करा है कि आप मतलब आप जब यंग थे आपने हेलमेट ना लगाए हो, समथिंग लाइक दैट, एंड लाइक आप अपने कॉलेज लाइफ के ड्यूरेशन में किसी से फाइट में इन्वॉल्व हो गए, समथिंग लाइक दैट? बिल्कुल। मेरा तो चलान भी काफी बार कटा है। और ऐसी बात नहीं है, अभी भी मैं पिछले महीने दिल्ली की फ्लाइट से जा रहा था, तो मैं लगातार फोन आते रहता है किसी न किसी का, तो प्लेन उड़ने भी वाली थी तो फोन पे बात कर रहा था, तो बगल में जो व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि चलते प्लेन में फोन पे बात करना ठीक नहीं है, और सिग्नल के साथ इंटरप्ट करता है, नुकसान हो सकता है, तुरंत फोन बंद कर दिया मैंने। तो गलतियां आदमी हमेशा करता है, आदमी को जो है, और कभी उसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए कि मैं इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आ गया हूँ तो मुझे कैसे कोई मना कर रहा है। जब ये अच्छी चीज है, हम एक दूसरे को टोकें, जब हम एक दूसरे को टोकेंगे तभी वो सुधरेगा, तभी हमारी सुरक्षा भी बढ़ेगी। जब हम कॉलेज में थे तो काफी चीजों को लेके लड़ाई झगड़ा कभी इस लेवल पे नहीं आया कि हमने अपराध की श्रेणी में आ जाए कि हम किसी को चाकू मार दें, किसी को
नुकसान कर दें। लेकिन तब भी बहुत जरूरी है कि यूथ के लिए कि जब हम स्कूल कॉलेज में हों कभी इस तरह से ना लड़े कि किसी को ऐसी जगह चोट लग जाए कि उसकी जान चली जाए और हम लीगल केसेज में फंस जाए। मैंने देखा है काफी बार बच्चे जो हैं गलती से भी बहुत कुछ हो जाता है जिसके कंसिक्वेंसेस इतने खराब होते हैं कि पूरे करियर में उसका इम्पैक्ट होता है। तो बहुत जरूरी है कि हम एक डिसिप्लिन लाइफ में रहें। Okay, what would be your tips for a successful relationship? सबसे इम्पोर्टेंट आज के दिन में है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और वो भी यूथ के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हमारी पढ़ने का समय होता है तब हम रिलेशनशिप में रहते हैं, जब रिलेशनशिप का टाइम होता है तो हम पढ़ाई में चले जाते हैं। ठीक से हमने कॉलेज में पढ़ाई नहीं की तो हम जॉब ढूंढने के लिए पढ़ रहे होते हैं। तो एक तो है सही टाइम पे सही चीज करना, और दूसरी बात है कि मैंने देखा है काफी लोग रिलेशनशिप में इसलिए जाते हैं, उसकी भी गर्लफ्रेंड बन गई, उसकी भी बन गई, उसकी भी बन गई, मेरा तो है ही नहीं तो मुझे ही बनाना है। हर आदमी अलग है, हम इसमें ना रहे कि उस 3 की हो गई है तो वह चौथा भी होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम परेशान हैं तो किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाएं। और जब हम रिलेशनशिप में जाएं तो उस प्यार से जाएं कि हमें उस आदमी का हर चीज अच्छा लगे, तो हम कंपैरिजन में ना जाएं कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो तो लंबी है, मेरी तो छोटी है, उसकी तो देखने में खूबसूरत है, मेरी का तो नाक टेढ़ा है, उसका तो मतलब वो कोई बोल देगा तो किसको सेलेक्ट कर लिया तो हम खुद ही गिल्ट में चले जाएंगे। वो एक इमोशन के साथ होना चाहिए। रिलेशनशिप तभी लॉन्ग लास्टिंग होगी जब उसमें फिजिकल के साथ इमोशनल इन्वेस्टमेंट रहे। और बहुत जरूरी है कि रिलेशनशिप, कुछ काफी लोग ऐसे बोलते हैं सर क्या हम तैयारी करने रिलेशनशिप में रहते हुए तैयारी कर सकते हैं कि नहीं। यदि आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इमोशनल इन्वेस्टमेंट है तब आपको कोई टेंशन नहीं है, साथ में तैयारी कर सकते हैं। यदि आप तैयारी करते हुए आपको ये टेंशन है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे छोड़ के चली जाएगी, यदि वो छोड़ के ही चली जाएगी तो फिर रिलेशनशिप क्या है? फिर आप तैयारी करके लोग फिर बाद भी छोड़ के जा सकती है। तो यदि आपका वो बॉन्डेज जो है वो इमोशनल है, प्यार का है, तब आपको ये टेंशन नहीं होगा कि नहीं हुआ तो कहीं वो चली तो नहीं जाएगी, और फिर आप म्यूचुअली एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़ोगे। मैंने देखा है काफी लोग रिलेशनशिप में रहे हैं, उसमें वाइफ डॉक्टर है, हस्बैंड सिविल सर्वेंट है, हस्बैंड एंटरप्रेन्योर है, वो जरूरी नहीं है कि आप एक ही स्ट्रीम में रहे, आप एक ही ये में रहे। तो रिलेशनशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस, और दूसरी है अंडरस्टैंडिंग कि आप, और बहुत जरूरी है पेशेंट लिसनिंग, आप दूसरे की बात सुने, और दूसरा है एम्पैथी जनरेट करें कि दूसरे ऐसा क्यों कर रहा है, और हम हर चीज को अंडरस्टैंडिंग मोड में काम करें। यदि दूसरा नाराज हो गया वो क्यों नाराज हुआ होगा, कहीं उसके कुछ प्रॉब्लम में तो नहीं है। यदि वो बहुत नाराज है तो उस टाइम हट जाए, फिर बाद में हम डिस्कस करें। हम काफी बार मैं ऐसा देखता हूँ रिलेशनशिप में कि 2 लोग तैयारी कर रहे हैं, एक का सिलेक्शन हो गया, दूसरे का नहीं हुआ तो उसको छोड़ दिया। अरे इस तरह के रिलेशनशिप में यदि हम हैं तो छूट ही जाए तो अच्छा है। तो बहुत जरूरी है कि रिलेशनशिप को भी हम टाइम दें। काफी बार क्या होता है कि जब हम टीन एज में रिलेशनशिप में जाते हैं या अर्ली 20s में जाते हैं तो उस टाइम हमारे अंदर उस तरह की मैच्योरिटी नहीं रहती है कि कुछ गड़बड़ हो तो उसको हम हैंडल कर पाए। बहुत जरूरी है हम रिलेशनशिप को लेके अपने अंदर ओपन रहें कि हमारे रिलेशनशिप के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अब हम किस लेवल तक हम रिलेशनशिप पे जा सकते हैं, कितना ओपन हो सकते हैं रिलेशनशिप को लेके। रिलेशनशिप को लेके कभी गिल्ट के साथ नहीं रहे। काफी लोगों को मैं देखता हूँ रिलेशनशिप में रहना भी चाहते हैं और खुद को ही झूठ बोलते हैं कि हम तो गुड फ्रेंड्स हैं, बस हमें तो कुछ हमारे बीच नहीं है। यदि हम खुद को ही नहीं समझा पा रहे हैं तो हम पार्टनर को क्या समझा पाएंगे, आसपास वालों को क्या समझा पाएंगे। मेरा हमेशा मानना है कि जो चीज हम करें वो खुल के करें, ओपन हार्ट से करें, ओपन माइंड से करें। काफी लोगों को देखता हूँ पढ़ाई कर रहे हैं और रूम का लाइट बंद करके छोटा सा एक टॉर्च में बैठ के पढ़ रहे हैं। लोग बाहर निकले, अरे मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ। हमें कन्विक्शन होना चाहिए, पढ़ाई करो, मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ, प्राउड फील करना चाहिए। कोई पॉकेट मारी या कोई हम चाकूगिरी तो नहीं कर रहे हैं, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे रिलेशनशिप में यदि किसी लड़की के साथ है हमें ओपन होके बात रखना चाहिए। काफी बार मैं ऐसा देखता हूँ कि हम अपनी बात रख नहीं पाते, दोनों तरफ से एक इमोशंस नहीं रहते हैं, बाद में एक पार्टी अलग हो जाता है तो हम उस ट्रॉमा को झेल नहीं पाते हैं। क्योंकि हमें ये चीज मानना चाहिए कि एक रिलेशनशिप टूटने में मिनिमम हमारा 3 से 6 महीने खराब होता है। और यदि वो क्रिटिकल जंक्शन पे हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपको फाइनल एग्जाम से पहले हो गया
तो आपका फायदा रहेगा। एग्जाम खराब हो जाएगा, उसके बाद आपके इंटरव्यूज होंगे, जॉब इंटरव्यूज होंगे, वो खराब हो जाएगा। तो यदि आप क्रिटिकल जंक्शंस पे क्रिटिकल डिसीजन ना लें, यदि आपको क्रिटिकल डिसीजन लेना है रिलेशनशिप को लेके तो सेकेंड ईयर में ले लें, या नहीं ले पाए सेकेंड थर्ड ईयर में तो वेट कर लें, अपना जॉब इंटरव्यू दे दें, सेटल हो जाए, उसके बाद करें। तो बहुत स्टेबल रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी है कि रेस्पेक्ट हो, म्यूचुअल रेस्पेक्ट हो एक दूसरे के लिए। हम काफी बार म्यूचुअल रेस्पेक्ट नहीं कर पाते एक दूसरे को, हम एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हैं। और लाइफ में कि हमेशा मेरा हमेशा पर्सनल ये रहा है कि भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, कि हम भाषा कितना फॉर्म में रखते हैं। हम सक्सेसफुल होने के बाद कितना विनम्र रह पाते हैं, कितना मॉडेस्ट रह पाते हैं। हम सक्सेस आदमी को मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, बहुत फैक्टर्स पे है, लेकिन रिलेशनशिप हमारे सक्सेस के प्रोपोर्शनेट ना हो। रिलेशनशिप एक अलग प्लेन में काम करता है। यदि मान लीजिए यदि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बन जाए, तब भी आपके फादर फादर ही रहेंगे, मदर मदर ही रहेंगी, सिस्टर सिस्टर ही रहेंगी। रिलेशनशिप कभी पोजीशन पे चेंज नहीं होते। आज मैं एसपी हो सकता हूँ, कल को मैं किसी दूसरे पोजीशन पे हो सकता हूँ, लेकिन जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं वो फ्रेंडशिप का हो, वो स्पाउस के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, उसका सक्सेस से कोई रिलेशन मेरे हिसाब से नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि एक सक्सेस जब आता है तो आदमी का एक सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम रिलेशनशिप को अच्छा हैंडल कर पाते हैं। लेकिन रिलेशनशिप का टेस्ट तब होता है जब आपका टाइम खराब चल रहा हो, वो रिलेशनशिप का रियल टेस्ट होता है। और मेरा हमेशा मानना है कि जब लाइफ में एक चीज गड़बड़ होती है तो साथ में 3-4 और गड़बड़ियां साथ में होती हैं। हाँ सर। वो एक नॉर्मल फिनोमिना है। तो जब आपका समय खराब चल रहा हो तो ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, आपको ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है उसके साथ करना है। तो रिलेशनशिप्स, और एक चीज याद रखें, यदि रिलेशनशिप आपका अच्छा है, पर्सनल स्पेस अच्छा चल रहा है, तो आपका प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छा होगा। दोनों का बहुत ज्यादा आपस में रिलेशन है। यदि आप घर में परेशान हो तो आप ऐसा नहीं हो सकता ऑफिस में अपने आप को बिल्कुल आप आइसोलेट कर लो, आप उससे अलग करने की कोशिश कर सकते हो। इसीलिए बहुत जरूरी है। और एक और चीज है कि जिनकी आप देखिएगा, जिनकी रिलेशनशिप एक बार फेलियर हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड फेलियर भी बढ़ जाता है, सेकंड होता है, थर्ड और बढ़ जाता है, और उसके बाद हमारे अंदर एक लोनलीनेस आ जाती है और हम तुरंत क्रेव करने लग जाते हैं एक नए रिलेशनशिप के लिए। तो बहुत जरूरी है कि हम यदि रिलेशनशिप टूटे तो खुद को समय दें, 6 महीने 1 साल हम समझें कि पिछले रिलेशनशिप में क्या कमी रह गई थी, दूसरी तरफ से क्या कमी थी, मेरे अंदर क्या कमी थी, अगली बार मैं क्या सुधार करूंगा, क्योंकि वो भी एग्जाम की तरह ही है। यदि आपने कोर्स करेक्शन नहीं किया तो बार बार रिलेशनशिप टूटेगा, और 2-3 बार टूट गया तो आदमी पूरी तरह टूट जाता है। एग्जाम के जो आदमी 2 या 3 बार यूपीएससी में लुढ़क गया वो तो चौथी बार भी अच्छी तरह निकल जाता है, लेकिन जिसका रिलेशनशिप 2-3 बार लुढ़क गया ना, वो आदमी आपको लुढ़कते हुए जिंदगी भर दिखेगा। तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ब्रेकअप्स आर इम्पोर्टेंट और नॉट? देखिए, लाइक मैंने सुना था कहीं कि ब्रेकअप्स आपको मैच्योर, देखिए क्या होता है, लोग कहते हैं कि स्ट्रेस इनोकुलेशन, छोटा छोटा स्ट्रेस जो है वो आदमी को मजबूत बनाता है। हाँ। लेकिन ब्रेकअप कोई छोटा स्ट्रेस नहीं है। हाँ। उसको हल्के में ना लें। जिनका ब्रेकअप हुआ है उनसे पूछें। हाँ। वो एक वो मेगा स्ट्रेस है। तो मेरे हिसाब से वो अच्छी चीज नहीं है। हाँ। वो छोटी मोटी लड़ाई रिलेशनशिप में ठीक है, वो आदमी को स्ट्रांग बनाती है। हाँ। लेकिन हर ब्रेकअप रिलेशनशिप फेलियर एक नॉन हीलिंग स्कार जो है वो छोड़ जाता है, और वो व्यक्ति को जिंदगी भर याद रहता है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिएगा कि आपका पहला ब्रेकअप कब हुआ, कैसे हुआ, वो कभी भूला नहीं होगा। वो ये भूल जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके क्लास 6 में मैथ्स में कितने मार्क्स थे, आपको याद है? नो आइडिया। लेकिन यदि क्लास 6 में आपका ब्रेकअप हुआ होगा ना, तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि इतने यहाँ पे हुआ, लड़की ये थी, उस कॉलेज की थी, उस मोहल्ले में रहती थी, ऐसे। तो रिलेशनशिप ब्रेकअप हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कोई रिलेशनशिप हमें बचना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि एक्सीडेंट की तरह, एक्सीडेंट हुआ, मान लिए आप किसे पूछे मेरा फ्रैक्चर हुआ है, यहाँ पे रॉड लगा हुआ है, आप किसे पूछेगा फ्रैक्चर अच्छी चीज है क्या? नहीं। कोई बोलेगा क्या? लेकिन जब हो जाएगा तो क्या करेगा आदमी? रॉड लगाएगा, उसका ट्रीटमेंट कराएगा, प्लास्टर लगा के ठीक करेगा। लेकिन वो फ्यूचर मार्क्स, स्कार मार्क्स तो रह जाएगा। तो रिलेशनशिप फेलियर्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। वी शुड
ऑलवेज फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलने पे कॉन्फिडेंस है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में रिलेशनशिप सक्सेस भी एक कॉन्फिडेंस भी देती है आदमी को। So sir, here we comes to an end for the round 2 and now we are going for the round 3, which is the last round for this बिल्कुल। podcast. तो मैंने देखा कि आप जब दंतेवाड़ा में थे तो बहुत सारे नक्सल के खिलाफ आपने ऑपरेशंस किए, कुछ ऑपरेशंस के एक्सपीरियंसेस आप शेयर करना बिल्कुल। नक्सल ऑपरेशन मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था कि मैं मेडिकल प्रोफेशन में था, वहाँ हमारा काम लोगों की जान बचाना था। यहाँ पे इस प्रोफेशन में थे जहाँ पे हम आमने सामने फायर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शुरू में मेरे जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स थे उसी से कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा था। लेकिन समय के साथ मुझे मालूम चला कि जैसे शरीर की बुराइयों को हटाने के लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, वैसे ही समाज की बुराइयों को हटाने के लिए, क्रिमिनल्स को खत्म करने के लिए पुलिस को भी अपने ऑपरेशन चलाने पड़ते हैं। वहाँ पे एक ऑपरेशन 2017 मार्च में हुआ था, अभी भी याद है मुझे। बुड़गुम एक गांव है, वहाँ अरनपुर थाना क्षेत्र है, दंतेवाड़ा का अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र है। वहाँ फायरिंग चल रही थी। फायरिंग में 5 माओवादी मारे गए थे, 2 हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, 4 घायल हुए थे। उसी में एक माओवादी भी घायल हुआ, तो वो मदद के लिए उसने फिर हाथ उठाया और वो रेंगते हुए आ रहा था। तो मुझे सह सुरक्षा कर्मियों ने बोला, सर हमारे 2 लोग शहीद हो गए हैं, इसको छोड़ना नहीं चाहिए हमें। मैंने कहा यार ये घायल है, घायल व्यक्ति, मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, जैसे बोलते हैं वैसे ही वो आदमी कभी, वो हमारे ही देश का नागरिक है, वो सुधरना चाहता है, उसको आने देते हैं। अपने 3 जो घायल जवान थे उसी को साथ में, उसकी भी हमने फर्स्ट एड किया, एक ही एम्बुलेंस में गए, वो ठीक भी हुआ। फिर वो जेल गया, अपने क्राइम के लिए 2 साल जेल में रहा, फिर जेल से छूटा। जब मेरी पोस्टिंग हो रही थी तो वो अपने परिवार के, उससे शादी भी करी, उसके एक बच्चे भी हुए। तो मेरी पोस्टिंग आई तो बच्चे के साथ आया था गोदी में लेके कि सर उस टाइम आपने बचा लिया, तो मैं आज मैं एक, तो हर व्यक्ति को हमें सुधरने का मौका देना चाहिए। हर चीज के लिए कानून है। हम काफी बार मूवीज में देखते हैं, इसमें देखते हैं, हमें लगता है कि हम ही लॉयर हैं, हम ही जज हैं, हम ही इन्वेस्टिगेटर हैं। और सबसे बड़ा जज भगवान है ऊपर, सब देख रहे हैं, तो उससे बड़े जज हम बन नहीं सकते। तो बिल्कुल। फिर दूसरी एक घटना मुझे ध्यान है कि 2018 का विधानसभा चुनाव था, दूरदर्शन की टीम थी, उसके साथ हम एक गांव था नीलावाया, जहाँ पहली बार मतदान होना था। हमारे ऊपर नक्सलियों ने घात लगा के हमला किया छिप के, उसमें दूरदर्शन का कैमरामैन जो था अच्युतानंद साहू, वो शहीद हो गए, साथ में 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए। हम लोगों ने फायर, हम लोग 15-20 की संख्या में थे, माओवादी करीब 100 से ऊपर थे। करीब 1 घंटे की फायरिंग हुई, हिम्मत के साथ हम लोग लड़े, आमने सामने काफी गोलियां आसपास से निकली, लेकिन हिम्मत से हम लड़े, तो हम 15 लोग जो है वो 100 लोगों को भगा पाए। लेकिन तब भी अपने सामने शहीद लोगों को लेके आना कहीं ना कहीं बहुत पेनफुल होता है। लेकिन फिर ऐसा ही है कि जब आप युद्ध में हैं तो आप कोलैटरल डैमेज से नहीं डर सकते, आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। उस टाइम में सर्विस में नया था, मेरा रोते हुए वीडियो वायरल हुआ, काफी लोगों ने कहा ये कमजोर पुलिस वाले हैं। लेकिन हर व्यक्ति कितना भी मेंटली स्ट्रांग हो, वो ह्यूमन इमोशनल एनिमल ही है। जब हमारे नजदीक के लोग जाते हैं तो वो स्ट्रेंथ रखना आसान बात नहीं है। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने सफल ऑपरेशन चलाए। अगले 3 वर्षों में 100 से ज्यादा माओवादियों को ढेर किया। लोन वराटू एक हमने सरेंडर का प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें अभी तक 850 माओवादी जो है आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में जुड़ गए। तो मैं डॉक्टर था, मेरी पत्नी भी डॉक्टर थी, हम लोग अंदर जाते थे, कैंप्स लगाते थे, दवाइयां बांटते थे। गांव वाले हम लोगों को दवाई वाले पुलिस बोलते थे, दवाई वाले पुलिस आ गए, दवाई वाले पुलिस आ गए। कभी हमारे ऊपर हमला नहीं हुआ जब अंदर हम दवाई बांटते थे। तो ये दिखाता है कि यदि आप अच्छे नियत से काम करो तो कितना भी कठोर आदमी हो वो भी उस चीज को समझता है। तो आदमी को अपने अंदर एक सॉफ्ट ह्यूमन बीइंग को जिंदा रखना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। काफी बार क्या होता है, जब आप काम करते हैं छोटी मोटी गलतियां भी होती हैं। जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो काफी लोग आपसे जलते भी हैं, काफी लोग चिढ़ते भी हैं, काफी लोग खिंचाई भी करने की कोशिश करते हैं। आप तो हर चीज के दोनों पहलू हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म से डर के हमें काम नहीं छोड़ना चाहिए, काम अपना करते रहना चाहिए। आपने बोला सर अभी एक सॉफ्ट पार्ट हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है, और एक जो छवि बनी हुई है ना पुलिस कर्मियों की कि वो बहुत ही रूड किस्म के व्यक्ति होते हैं, उनमें कुछ इमोशंस नहीं होता, फीलिंग्स नहीं होती। एंड मैंने जहां तक आपको ऑब्जर्व किया थ्रू योर सोशल मीडिया एंड पेजेस,
आप इस छवि को चेंजेस करने के लिए आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि पुलिसकर्मी हमारे जैसे भी होते हैं। पुलिसकर्मी हमारे जैसे ही हैं, हम इसी समाज से आए हैं। हाँ। हमारे कांस्टेबल से लेके डीजी रैंक तक सभी अधिकारी समाज से ही आए हुए लोग हैं। हाँ। कोई चंद्रमा से, प्लूटो से या सैटर्न से तो आए नहीं है, यहीं के हैं। अब है क्या कि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का फर्क है, कहीं ना कहीं कल्चर का फर्क है। जब मैं पुलिस में भर्ती हुआ तो मुझे नीचे अधीनस्थ लोग बोलते थे, सर आप अधिकारी तो बहुत अच्छे हैं लेकिन आपको तो आईएएस होना चाहिए था। मैंने कहा क्यों भाई, पर आपकी जो भाषा है इतनी सरल है, आपसे कौन डरेगा। मैंने कहा फिर समय के साथ मैंने ये सीखा कि डर कानून का है, डर हमारी एक्शन का है, डर हमारे व्यक्तित्व पर्सोना या हमारी बातों का नहीं है। जब मैं आया तो कोई क्रिमिनल कुछ अपनी जुर्म कबूल करने को तैयार नहीं है तो उसको फिर अभद्र भाषा बोलना, उसकी पिटाई करना, इसको 3rd डिग्री 4th डिग्री 5th डिग्री बोलते हैं। लेकिन जब मैं दुर्ग में 200 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया, पहली बार वो मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलता था, मैं उससे आराम से पूछता था, वो पूरी कहानी बताता था कैसे उसने अपराध किया। यदि उसको हम सम्मान देंगे, बराबरी का ये देंगे, उसको अपना गुमान निकालने का मौका देंगे तो वो अपने आप हर चीज बताएगा। बहुत जरूरी है पुलिस के अंदर इंट्रोगेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स, क्राइसिस इंटरवेंशन स्किल्स सिखाया जाए, जिससे कि हम एक मॉडर्न पुलिसिंग की ओर जा पाए। भाषा हम अपनी अच्छी रखें। आप देखेंगे थानों में आप जाएंगे, कभी ट्रैफिक पुलिस, जो भाषा में जो अपशब्दों का प्रयोग होता है वो कहीं ना कहीं सिविलियंस को बहुत हर्ट करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके ऊपर गरज के बोला जाए, उसको धमकाया जाए। तो निश्चित रूप से यही कारण है कि पुलिस 20 घंटे 24 घंटे काम करने के बाद भी जनता के मन में आर्मी को लेके एक अलग सम्मान है और पुलिस को लेके कहीं ना कहीं अंदर गुस्सा आया, कहीं ना कहीं अंदर थोड़ा सा मिक्स्ड इमेज है। तो बहुत जरूरी है कि उस इमेज को सुधारा जाए। और लगातार जैसे आपने सोशल मीडिया बोला कि आज की जितना यूथ है वो सारे सोशल मीडिया में जुड़े, केवल यूथ नहीं, मैं तो देखूंगा मेरी मम्मी दादी सब आजकल इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यूज करते हैं, उनके अपने ग्रुप बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम केवल कहते हैं कि यूथ जो है वो मोबाइल एडिक्शन हो गया है। यदि आपके पापा होंगे तो वो भी मोबाइल यूज करते होंगे, आपके दादा दादी होंगे तो वो भी फोन रखते होंगे। तो आज के दिन में हर व्यक्ति सोशल मीडिया में जुड़ा हुआ है। यदि इस देश की आबादी 140 करोड़ है और 90 करोड़ लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, तो ये शो करता है कि केवल यूथ ही नहीं, पूरा देश आज के दिन में सोशल मीडिया में है। और सोशल मीडिया सबसे इफेक्टिव वे है लोगों के माइंड्स में और हार्ट्स में पेनिट्रेट करने के लिए, क्योंकि वो चीज को आप शोकेस कर सकते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कंटेंट को क्रिएटिव रखें, छोटा रखें, अट्रैक्टिव रखें, विटी रखें, जिससे जनता देखे। आप देखिए जितने ज्यादा मूवीज बनते हैं, ज्यादातर पुलिस पे बनते हैं, वेब सीरीज देखें, आप डॉक्यूमेंट्रीज देखें, तो जब हम रियल चीजों पे काम कर रहे हैं तो यदि हम उनको अच्छी तरह से प्रस्तुत करें तो लोग उसको देखेंगे ही देखेंगे। काफी लोगों की ये भी अवधारणा थी कि सरकारी लोग जो आप बहुत पैसा खर्च करके ही इन्फ्लुएंसर बन के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप जरूरी है कि कंटेंट आप लोगों के रियल लाइफ से रिलेटेड बनाएं, जिससे कि लोग अपने आप को एसोसिएट कर पाए और लोग देखें। आज के टाइम में आप एक नॉर्मल फोन से भी एक अच्छा कंटेंट बना के उसको आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वो बहुत बड़े स्टूडियो की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े कॉस्टली गैजेट्स की आवश्यकता नहीं है। जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को लोगों के हार्ट तक कैसे पहुंचा सकते। एग्जैक्टली सर, आपने बोला अभी कि जैसे आप लाइव कॉन्फ्रेंस करते थे, अभी भी करते हो आप, तो आपने कभी भी किसी क्रिमिनल को, चोर को मतलब मारा भी नहीं है, मतलब लाइव कॉन्फ्रेंस के दौरान? बात भी नहीं मारा है। हाँ, और आपने बोला 3rd डिग्री 4th डिग्री एंड 5th डिग्री पुलिस की टॉर्चर, ये होती कैसी है, इसके बारे में देखिए। 1st डिग्री हुआ कि मैं और आप आराम से बात कर रहे हैं। 2nd डिग्री हुआ कि मैंने आपको आवाज से धमकाया, अभद्र भाषा हो सकती है। 3rd डिग्री हुआ कि आपके हाथ को मरोड़ दिया, आपको धमकाया, फिजिकली धमकाया। 4th डिग्री बढ़ती चली जाती। तो जिस तरह से आपकी जो कह सकते हैं जो प्रेशर जो बढ़ता है वो डिग्रीज में बढ़ता है। और मेरा तो मानना है कि आप 1st डिग्री से जितनी चीजें उगलवा सकते हो, जितनी जो भी वो खुद ही बताएगा, उगलवाना कुछ है ही नहीं। यदि उसके अंदर जो आप सोचे क्रिमिनल के अंदर खुद कितना पेन होता होगा कि मैं इस तरह के गलत काम करता हूँ, यदि उसको हम रियलाइजेशन उस पेन का दिला दें, उस काम का दिला, तो हर आदमी क्राइम की दुनिया से दूर निकलना चाहता है। किसी भी व्यक्ति को
किसी को नुकसान करना, किसी को मारना, ये ह्यूमन नेचर नहीं है। ये ह्यूमन नेचर आप देखेंगे कि आज भी 100 में 99% लोग लॉ फॉलोअर्स हैं, तभी पुलिसिंग संभव है। यदि 100 में 99% लोग लॉ ब्रेकर्स हो जाएं तो संभव ही नहीं है। जब हम हेलमेट की बात करते हैं, हम छत्तीसगढ़ में हेलमेट को लागू क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि 100 में 99 लोग नहीं लगाते हैं। जब 100 में 99 नहीं लगाते तो जो एक आदमी जो 99 में जिसको आप पकड़ते भी हो, कोई गिल्ट नहीं है। वो देखता है रोड पे कोई नहीं लगा रहा, तो कोई गिल्ट नहीं है। लेकिन 100 में 99 लगाए तो एक आदमी को सोचे कितनी गिल्ट होगी। यही हम इंडिया में हम कचरा कहीं फेंक देते हैं। यही इंडियंस जब हम वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए, तो हम उसको जाके डस्टबिन में डालते हैं। कारण क्या है कि बाकी लोग डाल रहे होते हैं, तो हमें खुद गिल्ट होता है कि हम गलत कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अच्छे बिहेवियर्स को बढ़ाएं। और जब अच्छे बिहेवियर्स को ज्यादातर लोग करेंगे तो और बिहेवियर करने वाले लोग खुद ही सुधर जाएंगे। बिल्कुल सर। तो here we comes to an end for this podcast. Hope you guys like this with one and only Abhishek Pallava sir. मैं आप लोगों को भी कहूंगा, Thanks for joining us sir. द हसलर्स शो को जरूर देखें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि इनकी जर्नी आगे बढ़े। Thank you sir. Thanks a lot for your time.